नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में विषय विज्ञान में उपविषय जीव विज्ञान, जिसका अध्याय है 2 ऊतक या टिश्यू। इससे पिछले वाले अध्याय में हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था, सेल के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि प्रत्येक जीवधारी का शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कोई मकान बनता है, बिल्डिंग बनती है तो उसको ईंटों से बनाया जाता है, यानी ईंट जो है उसकी एक यूनिट है, एक इकाई है। ऐसे ही हमारी बॉडी की इकाई कोशिका है। कोशिका जितने भी हमारे शरीर में कार्य होते हैं उन सबको संचालित किसके द्वारा कराया जाता है? कोशिका के द्वारा कराया जाता है। उसमें बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, अंगक कोशिका के पाए जाते हैं, जिसके द्वारा कोशिका संचालित होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इसमें ऊतक या टिश्यू। सबसे छोटी यूनिट कोशिका, जीव की संरचनात्मक सूक्ष्मतम और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका या सेल। बहुत सारी कोशिकाएं जब एक जैसा कार्य करती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं जब ग्रुप बना लेती हैं और एक जैसा कार्य करती हैं तो वो कोशिकाओं का समूह कहलाता है ऊतक, जो आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद जब बहुत सारे ऊतक मिलकर एक जैसा कार्य करते हैं तो वो कहलाते हैं अंग, और जब कुछ अंग मिलकर एक जैसा कार्य करते हैं तो वो कहलाता है अंगतंत्र। और जब कुछ अंगतंत्र मिलकर एक शरीर की संरचना कर देते हैं तो वो कहलाता है शरीर। यानी सबसे सूक्ष्मतम इकाई कोशिका, कोशिका ने मिलकर बनाया ऊतक, ऊतक ने मिलकर बनाए अंग, अंग ने मिलकर बना दिए अंगतंत्र, और अंगतंत्र ने मिलकर क्या बना दिया? पूरा शरीर। इस प्रकार से हमारी बॉडी की संरचना होती है। कोशिका सबसे छोटी यूनिट है, उससे बड़ी ऊतक है, उससे बड़े अंग हैं और अंगतंत्र है, उसके बाद शरीर है। जैसे ऊतक के दौरान आज हम जंतु ऊतक में एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद ये ऊतक मिलकर क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे। ठीक है, अंग बनाएंगे। जैसे हृदय है, मस्तिष्क है, ठीक है, ये क्या है? अंग हैं। उसके बाद ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? अंगतंत्र बनाते हैं। जैसे परिसंचरण तंत्र है, पाचन तंत्र है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, ये सब मिलकर क्या बना लेते हैं? पाचन तंत्र बना लेते हैं। और ये सारे तंत्र मिलकर परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, इस तरीके से ये अंगतंत्र मिलकर पूरी बॉडी बना लेते हैं और उसको संचालित करते हैं। तो सबसे पहला आज हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक। पौधों में अलग प्रकार के ऊतक होते हैं और जंतुओं में अलग प्रकार के ऊतक होते हैं। तो आज हम जंतु ऊतक का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले जंतु ऊतक को 4 भागों में बांटा गया है: एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियम ऊतक जो हमारे बॉडी की या प्रत्येक जंतु के शरीर की सबसे ऊपर वाली चर्म होती है, सबसे ऊपर वाला स्तर होता है, उसको एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। ये हमारे शरीर की और जो जीवाणु होते हैं उनके संक्रमण से रक्षा करती है। आपने देखा होगा यदि किसी व्यक्ति के चोट लग जाए तो वो घाव बन जाता है वहाँ पर, यानी ऊपर की एपिथेलियम जो है वो नष्ट हो गई। और अगर यदि किसी मक्खी को बैठना होगा तो वो उसी जगह आकर बैठेगी, क्योंकि उसके पैरों पर जीवाणु चिपके हुए हैं। यानी अगर मक्खी वहाँ बैठेगी तो वो क्या करेगी? वहाँ वो कोई ना कोई इन्फेक्शन जो जीवाणु उसके पैर पर लगे हुए हैं वो उसको फैला देंगे। इसीलिए ये एपिथेलियम ऊतक जो है ये हमारे शरीर की उन जीवाणुओं से रक्षा करता है। यदि ऐसे ही हमारे शरीर पर मक्खी आकर बैठेगी तो हमें उससे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन कहीं चोट लगी हुई होगी तो उससे इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए उस पर पट्टी बांध देते हैं जिससे कि हमारी बॉडी की रक्षा हो सके और उसके संयोजी ऊतक या ब्लड में या खून में कोई भी इन्फेक्शन ना पहुंच सके। इसीलिए एपिथेलियम ऊतक बहुत ही महत्वपूर्ण ऊतक है। इसके बाद पढ़ेंगे संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में रुधिर, अस्थि, स्नायु एवं कंडरा, आदि आते हैं। रुधिर, अस्थि, स्नायु एवं कंडरा यानी हड्डियाँ। हड्डी भी क्या है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। सबसे पहले हम रुधिर के बारे में जानेंगे। रुधिर आप सब ने देखा होगा, खून जिसको कहते हैं या ब्लड जिसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्लड। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनके भी अपने अपने भाग होते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में 11वीं में पढ़ेंगे। आरबीसी, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश वर्ड है इरिथ्रोसाइट्स। अभी इसको हिंदी में लिखेंगे जिससे आपके याद हो जाए। इरिथ्रोसाइट्स, इसको कहेंगे आरबीसी को। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। इनको प्लेटलेट्स ही कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा किसी को डेंगू हुआ और उसके प्लेटलेट्स कम होगा, वो यही वाले होते हैं। और उसकी जांच में एक चीज़ और लिखी होती है जिसको कहते हैं ल्यूकोसाइट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है, टीएलसी। ये यही वाले होते हैं। डब्ल्यूबीसी अगर कम हो जाते हैं तो उसको ल्यूकोसाइट कम बता देते हैं, ल्यूकोसाइट अगर बढ़ जाते हैं तो बढ़ा हुआ बता देते हैं। ये इसके पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण इसके पार्ट्स हैं ये। आरबीसी जो उत्पन्न होते हैं भ्रूण अवस्था में, मनुष्य की भ्रूण अवस्था में आरबीसी प्लीहा में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आरबीसी प्लीहा में उत्पन्न होते हैं, जबकि जब मनुष्य बड़ा हो जाता है तो ये आरबीसी अस्थि मज्जा में, आरबीसी कहाँ बनते हैं, अस्थि मज्जा में बनते हैं। इनका टोटल जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। टोटल जीवन काल आरबीसी का 120 दिन होता है। और इसके अलावा ब्लड में एक प्रोटीन पाई जाती है, उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीम से अर्थ है यहाँ पर लोहा, और ग्लोबिन नाम की क्या होती है, ये प्रोटीन, जो हमारे शरीर की ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक कैरी करता है। शरीर की ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक कैरी करता है और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेकर आता, तभी हो जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन लेकर जाएगा तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाएगा तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा। ये हमारे शरीर की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, और ये हीमोग्लोबिन जो है लाल रंग का होता है, ठीक है। कैसे कलर का होगा, रेड कलर का होगा, इसीलिए रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। बाकी तिलचट्टा, केंचुआ, इनमें हीमोसाइनिन वगैरह भी पाया जाता है, तो उनका रंग नीला या और भी किसी कलर का हो सकता है, जबकि मनुष्य का रंग, मनुष्य के ब्लड का रंग लाल होगा, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेशीय ऊतक। अभी डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, इसके बाद पेशीय ऊतक बाद में पढ़ेंगे। पहले डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ठीक है, और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक। इनके बाद में रुधिर पढ़ लिया। उसके बाद पढ़ेंगे अस्थि। अस्थि क्या है, हमारे शरीर का जो कंकाल तंत्र है वो अस्थि है, ठीक है। अस्थियाँ होती हैं, हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करती हैं, हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती हैं। ये क्या हो गया, ये अस्थि होती हैं। स्नायु एवं कंडरा, स्नायु ये क्या करती हैं, ये हड्डी से हड्डी को जोड़ती हैं। हड्डी से हड्डी को, इम्पोर्टेंट प्रश्न बहुत आता है, हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है, स्नायु जोड़ते हैं। और पेशी से हड्डी को कौन जोड़ता है, कंडरा जोड़ते हैं। पेशी से हड्डी को कंडरा जोड़ती हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। स्नायु को लिगामेंट्स भी कहते हैं। स्नायु जो है वो हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं, और कंडरा जो है वो पेशी से हड्डी को जोड़ते हैं। इस प्रकार से एक टॉपिक पूरा हुआ। दूसरा पढ़ेंगे अब यहाँ पर हम पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक, हमारे शरीर में जितनी पेशियाँ पाई जाती हैं वो उस तरीके से पेशीय ऊतक है। पेशीय ऊतक, पेशियाँ हमारे शरीर में 3 प्रकार की पाई जाएंगी। तीन प्रकार की पेशियाँ होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है रेखित पेशी, रेखित पेशियाँ। दूसरा है अरेखित पेशियाँ, और तीसरा है
कार्डियक पेशियाँ या हृदयिक पेशियाँ। रेखित पेशियाँ, जैसे नाम से ही इसके समझ में आ रहा है कि इन पर रेखाएं होती हैं, ठीक है, रेखित पेशियाँ, लेकिन इन्हें ऐच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं। ऐच्छिक पेशियाँ, अब ऐच्छिक पेशियाँ क्यों कहते हैं? ऐच्छिक का मतलब हुआ इच्छा के अनुसार, यानी ये पेशियाँ हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। मेरा हाथ बोर्ड पर गया, जब मन करेगा नीचे कर दूंगा इसको, ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा है। यानी हमारे हाथ में कौन सी पेशियाँ स्थित होती हैं? हृदयिक पेशियाँ या ऐच्छिक पेशियाँ। हमारे पैरों में जब मन करेगा पैर आगे बढ़ा देंगे, जब मन करेगा पैर पीछे हटा लेंगे, तो ये कौन सी पेशी हो गई? रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी। यानी हमारे हाथ पैर में ये कौन सी पेशियाँ पाई जाती हैं? रेखित पेशियाँ पाई जाती हैं। और इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, बीच में केंद्रक होता है और ये इस तरीके से इस पर रेखाएं खिंची होती हैं। बीच में एक केंद्रक होगा और रेखाएं इन पर होती हैं, धारियां इन पर होती हैं, इसीलिए इनको क्या कहेंगे? इसलिए इनको रेखित पेशियां कहते हैं। ये क्या है? इनमें केंद्रक, इसीलिए इसको रेखित पेशियाँ कहते हैं। क्यों? और ऐच्छिक पेशियाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। उसके बाद है अरेखित पेशियाँ। अरेखित पेशियाँ, इन्हें अनैच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं। अरेखित पेशियों को अनैच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। अनैच्छिक पेशियाँ हमारी आंतों की गति आदि में पाई जाती हैं। यानी आंतों की गति, हम खाना खाएं या नहीं खाएं, हम उसको बंद नहीं कर सकते, ठीक है। आंतों की क्रमांकुचन गति होती है जो लगातार चलती रहती है। अगर खाना नहीं खाएंगे तब भी चलेगी, खाना खा लेंगे तब भी वो गति चलेगी, ठीक है, वो चलती ही रहती है। इसलिए उसको क्या कहेंगे? अनैच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं। और क्योंकि अरेखित है, इन पर यानी कि कोई भी रेखाएं नहीं पाई जाती, इसलिए इनको अरेखित पेशियाँ कहते हैं, ठीक है। और इनका जो स्पेस है वो भी थोड़ा कम होता है, जैसे डायग्राम में देखेंगे। इनमें बीच बीच में केंद्रक भी होते हैं। इन पर कोई भी रेखा नहीं होती, इसलिए इनको क्या कहेंगे? इसलिए इनको अरेखित पेशियाँ या अनैच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं? हमारे आंतों की गतियों में। आंतों में जो पेशियाँ पाई जाएंगी वो अरेखित पेशियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद है कार्डियक पेशी। कार्डियक पेशी, जैसे कि कार्डियक शब्द जो है वो हृदय से संबंधित है, इसको हृदयक पेशी भी कहते हैं। हृदयक पेशियाँ, ये पेशियाँ एक लयबद्ध तरीके से पूरे जीवन भर कार्य करती हैं। यानी अगर ये पेशियाँ जब शिशु भ्रूण अवस्था में होता है, हृदय की संरचना के बाद, जब हृदय की संरचना के बाद एक बार कार्य करना शुरू करती हैं, तो ये जीवन पर्यंत ये पेशियाँ कार्य करती रहती हैं। यदि ये इन पेशियों की गति बंद होती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और ये पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं? हृदय में। यानी हृदय अगर एक बार कार्य करना बंद कर दे, ये पेशियाँ एक बार कार्य करना बंद कर दें, तो क्या होगा? व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी। इनका डायग्राम इस तरीके से है। ये केंद्रक होता है एक बीच में, ठीक है। और इनको भी एक तरीके से अनैच्छिक पेशियाँ कह सकते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। हृदय को हम जो है नहीं रोक सकते, अगर रोक लेंगे तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी।
उसके बाद हम पढ़ेंगे तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। हमारे शरीर में, पूरे शरीर में एक तंत्रिकाओं का जाल फैला रहता है, जो क्या करता है, जो बाहरी संवेदनाओं और जितने भी हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं वो सब कौन कंट्रोल करता है, तंत्रिका ऊतक। जैसे कभी हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु पर या किसी नुकीली पिन पर रख जाए तो हम उसको बिना सोचे समझे वहाँ से हटा लेते हैं। सूचना किसने दी? तंत्रिका तंत्र ने। तंत्रिका तंत्र ने सूचना किसको दी? ब्रेन को दी, और ब्रेन ने कहा कि आप तुरंत हटा लो, और आपका हाथ जो है सुई पर रख गया है और तुरंत हटा लेता है। नैनो सेकंड में ये प्रक्रिया होती है। यहाँ पर ये प्रक्रिया दो तरीके से हो सकती है, कंडीशनल होती है, एक अनकंडीशनल होती है। कंडीशनल क्रिया जो होती हैं वो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, और अनकंडीशनल कैसी होती हैं? अप्रतिबंधित होती हैं। ठीक है, यानी कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो हमारा मेरुरज्जु कंट्रोल करता है, और कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। जैसे मैंने सुई की बात बताई आपको, तो ये मेरुरज्जु क्रिया करती है। जैसे किसी बच्चे का रोना, अगर कोई छोटा बच्चा भी है और वो कुछ नहीं जानता, उसको कोई गर्म वस्तु लगाओ तो वो रोने लगेगा, यानी उसके अस्थि मज्जा, अब उसका जो मेरुरज्जु है वो क्या करेगा, वो बता देगा मेरुरज्जु कि ये चीज़ गर्म है, और वो रोने लगेगा और हम उसको हटा लेंगे। तो इस तरीके से तंत्रिका ऊतक जो है वो कार्य करता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। ये न्यूरॉन हमारे पूरे शरीर में फैले रहते हैं, और इसकी एक संरचना ये समझाते हैं आपको। ये एक सितारे की जैसी स्ट्रक्चर इसकी होती है, बीच में केंद्रक होता है, इसके अंदर जो डॉटेड मैंने लगाए हैं वो कोशिका द्रव्य है, यानी इसके अंदर भरा हुआ द्रव्य है। और ये जो साइड से इसके ये छोटे छोटे से रेसे टाइप निकले हुए हैं, इसको द्रुमिका कहते हैं। और जहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है ये इससे, इस वाली लाइन से अटैच है, इसको कहते हैं तंत्रिका अक्ष। और यहाँ पर कुछ जगह स्पेस खाली भी होता है, इसको सिनेप्स भी कहते हैं, सिनेप्स। ठीक है, तो यहीं से, जैसे ये है तो यहीं से क्या होगा, ये जाती कैसे है इसकी सूचनाएं, यहीं पर ये क्या होगा, एक और इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो ऐसे ये न्यूरॉन आपस में ऐसे करके जुड़े हुए होते हैं। ये वाला न्यूरॉन इसको सूचना देगा, ये किसी और को सूचना देगा, फिर अगले को सूचना देगा, इस तरीके से करके ये सूचनाएं हमारे पूरे शरीर में ट्रांसफ़र होती हैं। इसको जैसे आँख है, आँख क्या करेंगी, आँख किस चीज़ को देखेंगी, तो आँख देखने के बाद में तुरंत क्या करेंगी, तुरंत इसमें जो कोशिकाएँ होंगी ये, ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा मेरुरज्जु, हमारी जो वो होगा मेरुरज्जु होगा, मेरुरज्जु को सूचना देंगी कि आँखों ने क्या देखा। तो जैसे आँखों ने देखा, मान लीजिए एप्पल है, एप्पल देखा, तुरंत वो किसको सूचना कर देंगी, ब्रेन को सूचना कर देंगी और कहेंगी ये एप्पल है। इसीलिए छोटे बच्चों को चित्रों की सहायता से पढ़ाया जाता है, जिससे एप्पल की तस्वीर उसके दिमाग में बन जाए, और जैसे ही एप्पल ध्यान आए उसको तुरंत दिमाग में आ जाए कि हाँ एप्पल जो है वो रेड कलर का ऐसा होता है, मैंने पढ़ा है। लेकिन उसके बाद जैसे ही, जब वो शुरू में कैसा होगा, शुरू में उसको दिखा दिखा के पढ़ाया जाएगा, लेकिन जब वो तस्वीर उसके ब्रेन में बन जाएगी तो वो जो कार्य होगा ब्रेन का वो मेरुरज्जु करने लगेगी, मेरुरज्जु बताने लगेगी कि हाँ ये एप्पल है। आँखों ने देखा तो मेरुरज्जु तुरंत कह देगी हाँ ये मैंने देख रखा है, ये जो है एप्पल है। अगर कोई चीज़, जैसे आप देखते हो कभी कभी याद करते हो तो भूल जाते हो, ठीक है, या कोई भी चीज़ आपने कभी देखी होगी, अचानक याद आता है कि हाँ मैंने देखी, मेरुरज्जु उसका आंसर नहीं दे पाती। वो किसके पास ट्रांसफ़र करेंगे उस सूचना को? ब्रेन के पास। आपने देखा है या नहीं देखा? यदि ब्रेन ने कभी देखा होगा, उसके पास सेव होगी वो सूचना, तो ब्रेन उसको तुरंत बता देगा हाँ ये तो ये था, मैं इसको जानता हूँ। और यदि नहीं जानता होगा तो मना कर देगा, बोले हाँ मुझे याद नहीं आ रहा, मैं इसको सही से इसको सेव नहीं कर पाया। इसीलिए हम भूल भी जाते हैं, क्योंकि जितना भी हम पढ़ाई लिखाई याद करते हैं वो अग्र मस्तिष्क में याद करते हैं। यदि उसको हम बार बार रिपीट करते रहें तो फिर वो सूचनाएं हमारे मेरुरज्जु में सेव हो जाती हैं। जैसे उसको आंखें देखती हैं, सोचती हैं, तुरंत उसका आंसर निकल जाता है। और यदि हम उसको सही से याद नहीं करते तो ब्रेन भी उसको सही से सेव नहीं करता, फिर हम उसको सोचते रहते हैं और भूल जाते हैं कि हमने ये याद करा था, नहीं करा था। तो इस तरह से ये तंत्रिका ऊतक होता है। हमने आज जंतु ऊतक पढ़ा, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इससे अगली वाली वीडियो में हम पादप ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जितना भी वर्क है आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, और इसका जितना भी रिटर्न वर्क है मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूँगा। धन्यवाद।